अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, कल वैसे बढ़ के ज़्यादा लोगों ने मारी थी, है ना? कल ज़्यादा लोग थे जो आने को तैयार थे। अच्छा, एक सवाल मैं कल कराने लगा था, वो फिर वहीं ड्रॉप हो गया था सवाल। पढ़ लीजिए, एक सवाल कराता हूँ और बस ये चैप्टर बहुत है, फिर अगला चैप्टर कराता हूँ। ऑटम 2013, क्वेश्चन नंबर 7। जायका लिमिटेड। जीटी कैंपस में शुरू कर दिया हुआ था, लेकिन उसमें भी 2 लाइनें लिखी थी बस। तो पढ़ लीजिए, सवाल मैं करता हूँ। जायका लिमिटेड, जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं, उसमें सितंबर 2013 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7, और जिनके पास पैक की बुक है पास्ट पेपर की अटेम्प्ट का क्वेश्चन 7 कह रहा हूँ। जायका लिमिटेड नहीं, ये 7 है असल में। हाँ, ये क्वेश्चन 7 है, 7 है ये। पैक की बुक में होगा पेज 51। अच्छा, पैक की बुक में ना, इसमें रिक्वायरमेंट सही कर लें। 3 टेबल्स के बाद एक लाइन लिखी हुई है, रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट 36 एंड लेबर कॉस्ट ऑफ ₹25। उससे अगली लाइन क्या लिखी हुई है? एज फॉलो। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन वुड बी कंप्यूटेड एज फॉलोज है ना, ये असल में रिक्वायरमेंट है। ये आई कैप की बुक के अंदर ना स्टाइल में भी क्वेश्चंस थे, तो पैक की बुक में भी स्टाइल में डाल दिया उसको, वरना असल सवाल की रिक्वायरमेंट है। जिनके पास पैक की बुक है, उसकी रिक्वायरमेंट की शक्ल सीधी करवा रहा हूँ। 3 टेबल्स हैं, इन तीसरे टेबल के बाद लाइन है रॉ एंड पैकिंग मटेरियल, उससे अगली लाइन है कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो वो जो लाइन है ना, कंप्यूटेड एज फॉलोज, वो लाइन की जगह असली लाइन ये है, कंप्यूट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। असल रिक्वायरमेंट है इसकी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। 16 नंबर का सवाल, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, 16 मार्क्स। ये है असल रिक्वायरमेंट। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। पढ़ लिया सवाल है।
अच्छा, उसके बाद सवाल नहीं, उसके बाद सोल्यूशन है। बस एक ईच कार्टन तक सवाल बस हो गया, यहीं तक रुकना था बस। किन दूसरों से? हाँ तो कर, इसलिए तो करा रहा हूँ क्लास के अंदर। सवाल की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, नहीं लास्ट टेबल से ऊपर, दूसरे टेबल के नीचे लिखा हुआ है आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इन अ कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल्स। इससे पता चल रहा है कि एक कार्टन में 12 बॉटल्स हैं। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मटेरियल 36 का लगता है और लेबर 25 की लगती है। किस लिए? ईच बॉटल। अब एक बॉटल यानी प्रोडक्ट, ये बिजनेस जैम बनाता है, तो जैम की बॉटल इनका फिनिश गुड प्रोडक्ट हो गया। तो अब एक बॉटल की कॉस्ट, इससे पहले हम जितने सवाल कर रहे थे ना, उसमें या तो OAR निकाल रहे थे या एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल रहे थे, लेकिन बस ओवरहेड्स निकाल रहे थे। अगर पूरी कॉस्ट जाननी हो, पूरी कॉस्ट, प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट, तो उसमें सिर्फ FOH है? नहीं, उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और FOH। तो अब तक जितने सवाल हम कर रहे थे उसमें सिर्फ ओवरहेड्स थे, या तो OAR निकाल रहे थे या फिर पीरियड गुजर जाने के बाद एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल रहे थे। इसमें अब उसने मजीद ऐड कर दिया कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी बता दिए। इसलिए कैलकुलेट दी कॉस्ट कहा है, कैलकुलेट दी ओवरहेड कॉस्ट नहीं कहा, कैलकुलेट दी कॉस्ट। तो अब हमने कॉस्ट निकालनी है। अगर एक बॉटल की कॉस्ट कहा होता, एक बॉटल की कॉस्ट, अगर एक, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 7 ऑटम 13, अगर एक बॉटल की कॉस्ट कहा होता तो डायरेक्ट मटेरियल आता है इसमें कितना, 36, डायरेक्ट लेबर आता 25 और FOH होता। इन सबको ऐड करते तो फिर ये एक बॉटल की कॉस्ट आ जाती। ये तो बता दिया, ये नहीं बताया, तो तभी तो 16 नंबर रखे। ये हमें निकालना पड़ेगा। अब हमने ये निकालना है, तो है ये ओवरहेड का ही सवाल, क्योंकि ये चीज कैलकुलेट करनी, ये तो उसने दे दी थी, सिर्फ ये पूछता था पहले सवालों में, अब उसने ये पूछ लिया टोटल। तो अब अगर हम FOH निकाल लें तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो एक बॉटल की कॉस्ट आ जाएगी। और रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? एक कार्टन की कॉस्ट। तो एक कार्टन की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी यहां आंसर निकलेगा इनटू 12, ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। और ये है सवाल का प्लान कि अब हमने अपनी मेहनत करनी है ये फाइंड करने के कि एक प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट FOH कॉस्ट निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपको डाटा जो दिया हुआ है वो PDs और SDs के खर्चे दिए हुए, और PDs और SDs के खर्चों को इस बॉटल में कैसे समेटें, दूसरे टेबल की सेकंड लास्ट लाइन, दूसरे टेबल की सेकंड लास्ट लाइन क्या है? लेबर आवर्स पर बॉटल। क्या मतलब है इसका? कि एक बॉटल बनाने में कितने लेबर आवर्स लगे। अच्छा, अब ना मैं आपको पूरा सवाल सीधा सीधा बताता हूं, ये तो मैंने बीच बीच में से चीजें बताई है ना, अब पूरा सवाल शुरू से देखते हैं। फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट रिकॉर्ड्स से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, तो ये एक्चुअल है या बजटेड है? ये एक्चुअल है ना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ZL's रिकॉर्ड्स, तो ये अगस्त के महीने का सारा एक्चुअल डाटा है। तो पहला टेबल आ गया ओवरहेड्स। उसके बाद फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन में 3 PDs 2 SDs, इनकी अदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद ये बात है जो मैं ऑलरेडी बता चुका, और लास्ट टेबल के अंदर वो SDs को कैसे बांटना है वो बताया हुआ है। अब ये जो दूसरा टेबल है, पहला और दूसरा, ये है ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन। वो तो हो गई ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन SDs और PDs की। अब पहुंचना यहां है हमने, या तो कहा होता ना कि हर PD के एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल दें, तो हम लोग पहले प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करते फिर सेकेंडरी करते, हर PD का ओवरहेड आ जाता। लेकिन एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। अब उन PDs को इस प्रोडक्ट में लाना है, उस PD को इन प्रोडक्ट में कैसे लाना है, इसके लिए यकीनन कोई लिंक बताया होता। हम निकाल रहे हैं बॉटल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं और उसमें FOH लिखना है। तो FOH के लिए बॉटल के साथ कोई लिंक बताया हो कि PDs को हम इससे रिलेट कर सकें। अब कहां पर ऐसा कोई लिंक है जहां पर PDs का ताल्लुक बॉटल के साथ बताया हो? वो है ये सेकंड टेबल की सेकंड लास्ट लाइन, लेबर आवर्स पर। अब यहां से क्या हिंट निकल रहा है, अब हम किस तरह से सवाल को चलाएं? अगर हम हर PD का ओवरहेड पर आर निकाल लें, हर PD का ओवरहेड पर आर निकाल लें,
तो वहां से पर बॉटल पे आ सकते हैं। कैसे? आपको टेबल में बता दिया ना कि एक बॉटल के लिए कितने आवर्स सिलेक्शन डिपार्टमेंट में, कितने आवर्स जैम मेकिंग में, कितने आवर्स बॉटलिंग में। हर पीडी का प्रोडक्ट के साथ एक लिंक बता दिया। ये बता दिया कि एक बॉटल बनाने के लिए कितने कितने आवर्स लगते हैं। तो अगर ये बता दिया कि एक बॉटल के लिए कितने कितने आवर्स लगते हैं, तो अब हमें यहां से हिंट मिल गया कि अब हमने अगली कोशिश क्या करनी है। देखिए, जहां पहुंचना था ना, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए जहां पहुंचना है, आप पहले वो ढूंढें कि हमने पहुंचना कहां है। वो बचपन में एक गेम अक्सर बच्चे खेलते ही हैं, वो रास्ता तलाश करें। खेला कभी? नहीं है? यहाँ से एंटर है और ऐसे 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 ये एग्जिट है। तो सही तरीका तो ये है कि यहाँ से एंटर हो और उसका ढूंढें, लेकिन एक चोर तरीका भी है। नहीं, कभी नहीं ट्राई किया किसी ने। यहाँ से एंटर हो, यहाँ से एंटर हो ना, तो पता चल जाएगा कि तो आप ना सवाल के पहले एंड को देखा करें, रिक्वायर्ड क्या है। जब आप रिक्वायर्ड देखेंगे ना कि पहुंचना कहां है, फिर पता चलता है अच्छा यहां पहुंचना है, तो उसके लिए रास्ता कहां कहां से शुरू हो रहा है। अदरवाइज आपको ये डाटा दिया हुआ है, अब क्या करना है इसका, यहां पहुंचना है। तो जब आपको यह पता होगा कि पहुंचना कहां है, फिर वहां से ढूंढना आसान हो जाएगा कि इस सारे का करना क्या है। तो आप एंड से वापस आए, हर सवाल की बात कर रहा हूं, पहले यह प्लान कर लें कि जाना कहां है, एंड कहां करना है। जब आपको यह पता चल गया ना कि एंड कहां करना है, फिर उसके लिए सवाल में हिंट्स ढूंढेंगे। वरना अगर बहुत सारा सामान हो, उसकी अक्सर मिसाल में अक्सर क्लासेस में दिया करता हूं कि आपको एक टूल बॉक्स दे दिया, उसके अंदर हथौड़ी, कीलें और प्लास और रेंच और स्क्रू ड्राइवर और बहुत टूल्स, हार्डवेयर टूल्स पड़े हुए हैं। अब आपके सामने एक बॉक्स है, अब आप इतने सारे टूल्स देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं करना क्या है, इतने सारों में से क्या करना है। लेकिन अब आपको काम ये बताया कि दीवार पे तस्वीर लगानी है। अब आपको उस पूरे सामान में से ढूंढ रही है सिर्फ हथौड़ी और कील है, बाकियों का कुछ नहीं करना, बस हथौड़ी कील ढूंढनी है। तो इसलिए जब आपको यह पता होगा ना कि आपने रिक्वायरमेंट में पहुंचना कहां है, तो पता चलेगा कि इतने डाटा का क्या करना है। वरना स्टूडेंट डाटा देख के सोचता है इस डाटा का करना क्या है, और फिर कहते हैं पता नहीं, समझ नहीं आती सवाल में क्या करना होता है, क्योंकि चल शुरू से रहे होते हैं, चलते एंड से हैं कि पहुंचना कहां है। अब यहां से देखिए मैं लिंक बना के दे रहा हूं, रिक्वायर्ड ये था, सवाल की रिक्वायरमेंट ये। अब इसको मैंने लिंक कैसे बनाया कि डाटा से पता चल रहा है कि एक बॉटल के ऊपर मटेरियल, लेबर, पहुंचना यहां था, ये बातें पता चल गई, ये बात पता चल गई। तो अब यहां से हमें एक डायरेक्शन ये मिली कि अगर हम ये तीन चीजें ये भी फाइन कर लें, पर बॉटल कॉस्ट निकल आए, तो इनटू 12 करके ये आंसर आ जाएगा। अब यहां से और पीछे चलते हैं, ये फाइन करना है एफओएच पर बॉटल। तो एफओएच के लिए तो वो पूरा टेबल भरा हुआ है, पीडीज एसडीज है उसके अंदर। तो अब उन पीडीज और एसडीज में से चलो एसडीज को समेट के पीडीज में तो ले आएंगे, लेकिन पीडी से बॉटल तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हिंट मिल गया दूसरे टेबल की सेकंड लास्ट लाइन कि वो इनका ताल्लुक लेबर आर्ट से जोड़ रहा है। तो अब यहां से अगला रास्ता ये मिला कि अगर हम सारे पीडीज का ओवरहेड पर लेबर आर निकाल लें, फिर यहां पहुंच जाएंगे। अब वो ओवरहेड पर लेबर आर, ओएआर पर लेबर आर होता अगर डाटा साल के शुरू का होता, तो साल के एंड का एक्चुअल डाटा है, तो ओएआर ना सही, ओवरहेड पर आर सही, मेहनत तो वही है ना सारी। तो अब यहां से वो मेहनत शुरू कर देते हैं जो ओवरहेड पर आर या ओएआर पर आर निकालने के लिए करते। आप सॉल्यूशन को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां से शुरू कर लें और ये फिगर वर्किंग में, अब वर्किंग पे चले जाएं, और ये भी कर सकते हैं कि जो मैं ये वर्किंग में करने लगा हूं, आप आंसर यहीं से शुरू कर लें, एक बार सब सॉल्व कर लें, उसके बाद आखिर में हेडिंग दें ये, और आखिर में सॉल्व कर दें। प्रेजेंटेशन वो होती है जो सही भी हो, करने वाले को भी समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए। अब चाहे वो ऐसे शुरू हुई हो चाहे ऐसे शुरू हुई हो, मैंने चले ऐसे शुरू कर ली। अब इसमें ये काम मैं वर्किंग में करने लगा। वर्किंग वही है, आइटम्स हो गई, बेस हो गई उसकी बांटने की, और पीडीज क्या क्या है, सिलेक्शन है, जैम मेकिंग है, बॉटलिंग है, स्टोरेज है, और डिस्ट्रीब्यूशन है, और रुपीज है कि 1000 है कि मिलियन है, रुपीज है। हाँ जी, सबसे पहले रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट टोटल कितने दिए मैं? 85,000। और रेंट एंड रेट्स के लिए बेस्ट होता है फ्लोर एरिया। बिल्डिंग का कोई भी खर्चा है ना, तो बिल्डिंग का डिपार्टमेंट से बेस्ट ताल्लुक, बिल्डिंग का डिपार्टमेंट से ताल्लुक यही है कि बिल्डिंग का कितना हिस्सा किस डिपार्टमेंट के पास है। तो बिल्डिंग का कोई भी खर्चा, चाहे वो बिल्डिंग का रेंट है, चाहे वो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, चाहे वो बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, चाहे वो बिल्डिंग की सफाई का खर्चा है, वो सब डिपार्टमेंट के साथ फ्लोर एरिया से कनेक्टेड है। तो फ्लोर एरिया पे बांटे 20400, 27200, 1700, बस
17,000 136,006,800। यहां तक पहुंचे फिर मैं इनडायरेक्ट वेजेस की कहानी बताता हूँ। ये इनडायरेक्ट वेजेस की कहानी की वजह से ये सवाल मैंने उठाया, वरना शायद ये हस्बे तौफीक छोड़ देता। ये इस वजह से लिया सवाल। यहां तक पहुंचे। इनडायरेक्ट वेजेस कितनी है? 60,000। अच्छा, अब आप ना इस दूसरे टेबल में देखें, इनडायरेक्ट वेजेस का बेस्ट लिंक किससे नजर आ रहा है? डायरेक्ट वेजेस से। क्यों? लेबर आवर्स पर बॉटल के साथ। लेबर आवर्स, ये जो प्रोडक्शन आवर्स है ना, ये लेबर आवर्स है। प्रोडक्शन आवर्स देखें, प्रोडक्शन आवर्स या तो वो लेबर आवर्स होंगे आवर्स, या फिर प्रोडक्शन आवर्स, या लेबर आवर्स होंगे, या मटेरियल आवर्स होंगे। मटेरियल आवर्स, फिर मशीन आवर्स होंगे। आवर्स या तो लेबर आवर्स होते हैं या मशीन आवर्स होते हैं। तो अब ये प्रोडक्शन आवर्स लेबर आवर्स हैं या मशीन आवर्स हैं? तो लेबर आवर्स ही होंगे, क्योंकि हमें सवाल में ना लेबर की ही जरूरत है। लेबर आवर्स पर बॉटल, मशीन आवर्स का कोई काम इसमें है नहीं। तो ये प्रोडक्शन आवर्स लेबर आवर्स हैं। इनडायरेक्ट वेजेस अवेलेबल में से क्या बेस्ट बेस लग रही है? तो कैसे हम मेहनत इस नहीं सही है, सही है। इस टेबल में कहां पर हम इसको लिंक करें कि कौन कितनी ज्यादा मेहनत करेगा? नहीं, आप इसको क्यों लिंक कर रहे हैं कि ज्यादा मेहनत किसको कह रहे हैं आप? इधर सिलेक्शन डिपार्टमेंट 60,000 है ना, इसकी वजह जी डायरेक्ट वेजेस ना। हाँ, ऐसे बांट है ना, तो फिर वैसे बन जाता है ना सर। इनडायरेक्ट मतलब जो ज्यादा मेहनत करेगा इसमें ना, इस तरह। नहीं, मेहनत से क्या मुराद? आप डायरेक्ट वेजेस सही बोल रहे हो आप बोलो, मुझे बताओ, बोलो। आप सही कह रहे हैं। मैं आप पहले भी आप जो है वो सही फिगर्स बता रहे होते हैं। मुझे सुनना है आपका सवाल, आप बोलो। हंसने दो बाकियों को, मुझे बताओ। सिलेक्शन डिपार्टमेंट में 60,000 डायरेक्ट वेजेस आ गए, ठीक है। हाँ, अब आगे। तो अगर वो 60,000 डायरेक्ट वेजेस अगर कर रहे हैं ना, कमा रहे हैं 60,000। डायरेक्ट वेजेस तो है ना उस डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, ये उनके पैसे हैं। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होंगी? डायरेक्ट लेबर कौन होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट लेबर कौन होगा? जो उनकी सपोर्ट, उनके हेल्पर्स होंगे। हेल्पर्स कह लें। अब बोलिए, डायरेक्ट वेजेस उन लोगों की तनख्वाहें, वेजेस हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इनडायरेक्ट उनके सपोर्टर्स, उनके हेल्पर्स। अब अपनी बात करिए पूरी, या नहीं अब रही? अच्छा चलें। और
आप बता दो। मतलब जो डायरेक्ट वेजेस हैं सब हाँ जो लेबर मतलब डेवलपमेंट बनाएगा मॉडल हम्म, यूज कर पाएगा वो तो डायरेक्ट वेजेस हो गई ना। इनडायरेक्ट वेजेस को किस रेशियो में बांटे ये पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट वेजेस क्यों? डायरेक्ट काम हो रहा है। ठीक है, देखें, डायरेक्ट वेजेस हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज्ड वर्कर्स हैं, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा वर्कर्स डायरेक्ट काम कर रहे होंगे, उन्हीं के हेल्पर्स भी ज्यादा होंगे ना। तो इनडायरेक्ट वेजेस के लिए अवेलेबल में से बेस्ट बेस डायरेक्ट वेजेस है। अच्छा, हो सकता है किसी को लगे कि लेबर आवर्स क्यों नहीं, तो लेबर आवर्स क्यों नहीं? नहीं नहीं, बॉटल्स के नहीं, वो जो से ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्शन आवर्स, वो भी हो सकते हैं। अगर वो ना हो तो ये जो प्रोडक्शन आवर्स है ना, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है। अब बताएं आगे। तो डायरेक्ट वेजेस भी तो उन लोगों की हैं। सर अगर डायरेक्ट वेजेस ना दिए होते तो वही होता फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लेते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर अब क्यों ना डायरेक्ट लेबर आवर्स लेने? डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट वेजेस, आवर्स जितने घंटे काम किया उनको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट वेजेस बन जाएंगे। वही तो मैं बता रहा हूं कि प्रोडक्शन आवर्स मतलब डायरेक्ट लेबर आवर्स, और उन्हीं लोगों को अगर 100 रुपए पर आवर देते थे पैसे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायरेक्ट वेजेस बन गई। डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर आर और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्या फर्क है इनमें? नहीं नहीं, इनडायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूं। डायरेक्ट लेबर आर्स और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्या फर्क है दोनों में? हाँ, तो डायरेक्ट लेबर आर्स, जितने आर्स डायरेक्ट लेबर ने काम किया, इन टू अगर उनको 200 पर आर देते हैं, तो 200 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन जाएगी। तो ये जो प्रोडक्शन आर्स हैं, ये डायरेक्ट लेबर आर्स है मैं कह रहा हूं, और वो जो ऊपर डायरेक्ट वेजेस हैं, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो जिस मर्जी रेशो में बांटे, तो जिससे भी हो, आपको तो दी हुई है डायरेक्ट वेजेस, हम कौन सा खुद मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट वर्कर्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने टोटल कितने घंटे काम किया, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इतने घंटों के लिए हमें उनको कितने पैसे देने पड़े। तो ये हैं तो उन्हीं लोगों की मेहनत, बस ये उनके आवर्स हैं और ये उनके पैसे हैं जी। प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट्स में हो रहा होगा। हाँ, तो हमने जो लेबर कॉस्ट है वो तो हर डिपार्टमेंट में होती है, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट में होती है। डायरेक्ट लेबर होती होगी सर्विस डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, लेकिन यहां तो आ रही है, देखें एसडीज में आ रही है। हैं? इस सेक्शन में नहीं बताया हुआ। हाँ जी, इसकी वजह से हम लोग उसको डायरेक्ट उसको कोई डायरेक्ट वेजेस यूज करेंगे और रुपीस में दिए नहीं तो आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि रुपीस वाली फिगर यूज करनी है, तो फ्लोर एरिया कौन से रुपए थे? बेस तो रेशो है, वो रेशो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की भी रेशो, किलोवाट आवर्स कौन से रुपए हैं? वो तो रेशो हम बेस में लिख रहे हैं कि हम एक खर्चे को बांटने के लिए क्या रेशो यूज कर रहे हैं। जब आप इस खर्चे को, जो कि रुपए है, फ्लोर एरिया की रेशो में बांट रहे हैं, तो ये क्या रुपए थे फ्लोर एरिया? नहीं, हम इसको रेशो यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह इनडायरेक्ट वेजेस को इसकी रेशो में बांटे, कोई बात नहीं, रेशो ये रेशो में बांटना है, तो इसकी रेशो में बांटे, ये तो रेशो में यूज करना है। अच्छा चले, मैं कहानी सुनाता हूं जिसकी वजह से मैंने ये सवाल उठाया था, और इस कहानी को अगर ना भी समझ पाए तो जो उसका नोट बताऊंगा बस वो याद कर लें। समझा देता हूं कहानी। अभी तक भी और आगे भी जनरली हम पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग है। कहीं बहुत कम कोई ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो होगा, जैसे इन्वेंट्री के कुछ सवालों में था, आगे चल के डिसीजन मेकिंग के सवालों में कहीं ना कहीं कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो तो हो, वरना हम लोग मेनली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही होती है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं सॉरी, प्रोडक्शन फंक्शन, पूरा प्रोडक्शन फंक्शन यानी फैक्ट्री। एक बिजनेस की बहुत सारे कामों के फंक्शंस हैं, शुरू में बातें की थी मैंने। तो फैक्ट्री एक फंक्शन है जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होनी है, सेल्स एक फंक्शन है पूरा, उनका काम सेल्स करना है, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये पूरा एक फंक्शन है, एचआर एक पूरा एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा फंक्शन है। तो बिजनेसेस ने ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी, मुख्तलिफ टीम्स बनाई होती हैं। तो प्रोडक्शन के फंक्शन, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसके है? फैक्ट्री की।
तो हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेनली फैक्ट्री पढ़नी है। अब उस फैक्ट्री के अंदर आगे पीडीज भी होते हैं और एसडीज भी होते हैं। तो अब तक हम जितनी भी और आगे भी जब हम बात कर रहे होते हैं ना पूरी फैक्ट्री को सामने रख के, तो पूरी फैक्ट्री के खर्चे 3 हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल ये क्या है? जो प्रोडक्ट के एक यूनिट के साथ इतने डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तभी तो कैलकुलेट कर पाते हैं कि एक यूनिट के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल, एक यूनिट के लिए कितनी डायरेक्ट लेबर, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक है। उनको फुली ट्रेस कर सकते हैं। फुली ट्रेस करने से मुराद है कि जो प्रोडक्ट का एक यूनिट बन गया, उस पे कितने रुपए का चमड़ा, कितने रुपए का धागा, कितने रुपए की लकड़ी, कितने रुपए का मेटल लगा, ये कैलकुलेट हो सकता है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। वरना कैलकुलेट करने को तो रेंट भी पर यूनिट निकल सकता है। रेंट पर यूनिट, जाग रहे हैं? रेंट पर यूनिट कैसे, जमाइया शौक में आ रही है फिर, रेंट पर यूनिट कैसे निकल सकता है? टोटल रेंट को तो निकलने का तो रेंट भी पर यूनिट निकल सकता है, लेकिन क्या वो वाकई एक रियल पिक्चर होगी कि एक यूनिट बनाने का इतना रेंट? नहीं। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो एक यूनिट बनाने के साथ फुली ट्रेस हो सकती है कि एक यूनिट बनेगा तो इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, एक यूनिट बनेगा तो इतने रुपए की लेबर लगेगी। ये होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। और जो इसके अलावा फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सब इनडायरेक्ट यानी एफओएच है। ये डिस्कशन हो रही है पूरी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन ये डिस्कशन वैसे ही कॉन्सेप्चुअली और डिपार्टमेंट्स और इंसानों और एसेट्स पे भी लगाई जा सकती है। जैसे गाड़ी की मेन एक्टिविटी क्या है? चलना। तो उस गाड़ी की डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? फ्यूल। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? उसकी मेंटेनेंस। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जस्ट वैसे ही कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करने के लिए गाड़ी के बारे में डिस्कस कर लिया। और मिसाल लेते हैं, एक बिजनेस है, हॉस्पिटल है, चलें, उस हॉस्पिटल में सर्जरीज हो रही हैं, तो उस हॉस्पिटल की मेन सर्विस वो सर्जरीज परफॉर्म करना है। तो उस हॉस्पिटल की डायरेक्ट लेबर क्या होगी? डॉक्टर्स। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी? जो उस डॉक्टर के बाकी हेल्पर्स हैं। अच्छा, इसी तरह से इस क्लासरूम कॉलेज की अगर बात कर लें तो डायरेक्ट लेबर टीचर्स और बाकी सब सपोर्ट इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंसान, किसी भी एसेट के लिए वैसे ही कॉन्सेप्चुअली डिस्कस हो सकता है। स्टोरेज डिपार्टमेंट है, स्टोरेज डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, सिर्फ इस डिपार्टमेंट की अगर बात करें, सिर्फ इस डिपार्टमेंट, तो इस डिपार्टमेंट में जितने भी इंप्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? जैम बना रहे हैं। स्टोर के अंदर जितने वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स क्या कर रहे हैं? वो डब्बे उठा के रखते हैं और डब्बे उठा के दे देते हैं, यही करते हैं ना? या चलो स्टोर की सफाई वाले भी लोग होंगे। तो अब स्टोर की एक्टिविटी बस बॉक्सेस बॉटल्स कुछ भी वो रखना और जरूरत पड़ने पे उठा के देना, ये स्टोर के लोगों का काम है। तो अगर सिर्फ स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए कि डायरेक्ट वर्कर्स कौन है और इनडायरेक्ट वर्कर्स कौन है, स्टोर का मेन काम क्या है? मेन एक्टिविटी स्टोरेज, यानी चीजों को उठा के रखना और जरूरत पड़े तो उठा के वापस करना। तो इसमें डायरेक्ट वर्कर्स कौन होंगे? जो ये काम कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट वर्कर्स कौन होंगे? जो सफाई कर रहे हैं या उनके हेल्पर्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, सवाल में नहीं है वैसे कह रहा हूं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता, तो उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के वर्कर्स में से डायरेक्ट वर्कर्स कौन होते? जो टेक्नीशियन खुद उस मेंटेनेंस सर्विस में काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वर्कर्स कौन होते हैं? जो उनके हेल्पर्स हैं, सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ वैसे ही कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट किसी भी चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पूरे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो फिर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये डायरेक्ट है, उसके अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं। जब हम प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इस सवाल के अंदर आपको डायरेक्ट वेजेस की एक लाइन दी हुई है दूसरे टेबल में, और उनमें आप फिगर्स देखें तो आपको पांचों डिपार्टमेंट में फिगर्स लिखी मिलेंगी, यानी एसडीज के अंदर भी फिगर्स लिखी नजर आ गई। क्या एसडी में प्रोडक्शन हो रही है? तो जब प्रोडक्ट वहां से गुजर ही नहीं रहा, तो वहां डायरेक्ट लेबर कैसे हो सकता है? तो इन्होंने फिर भी अगर डायरेक्ट वेजेस के नाम से सर्विस डिपार्टमेंट में फिगर्स लिख दी हैं, तो वो सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि वो इस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वर्कर्स बांटना चाह रहे थे कि कौन से डायरेक्ट वर्कर्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, वो उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम सवाल क्या कर रहे हैं? हम तो पूरी फैक्ट्री को सामने रख के प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब इस सारी कहानी का अगर कुछ भी समझ नहीं आया, समझ आया भी है तो एक क्लास से ज्यादा नहीं रहेगा, भूल जाएगा। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपको ये एफओएच के सवाल के अंदर एसडीज में
डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर भी लिखा मिल जाए तो नाम से धोखा नहीं खाना, वो सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से एफओएच ही है। अगर एफओएच का सवाल है और उसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर एसडीज में लिखे मिल जाएं तो वो पूरे सवाल, पूरी फैक्ट्री, पूरे प्रोडक्ट की नजर से देखेंगे तो वो अल्टीमेटली एफओएच ही होंगे। अगर एफओएच का क्वेश्चन है और आपको एसडीज वाले कॉलम्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट मिलती है तो वो फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एफओएच ही होंगे। ये बात लिखी। अच्छा, अब इसी कहानी से रिलेटेड इस सवाल में से दो चीजें ले रहा हूं। तो फिर एसडी में जो उन्होंने डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो यकीनन उन्होंने हर डिपार्टमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तोड़ा होगा। तो इसलिए अब हम इनडायरेक्ट वेजेस को इसी डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट में तो ये लोग होंगे। तो इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की सपोर्ट में बांट देंगे। टोटल इनडायरेक्ट वेजेस कितनी? 60,000। अब इनको डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांट देंगे। अच्छा, सामने लोग थोड़े बैठे हुए चूंकि, लेकिन कैमरे पार वालों में से किसी के जहन में ये आ सकता है कि डायरेक्ट वेजेस की रेशो में क्यों बांट रहे हैं? डायरेक्ट वेजेस तो एफओएच नहीं होते, तो फ्लोर एरिया का एफओएच होता है। ये रेशो है, बस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के एफओएच होते हैं। हम किसी ना किसी चीज की रेशो में इस एफओएच को बांट रहे होते हैं। ये एफओएच है। हम इसको किसी ना किसी रेशो में, वो मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, वो किलोवाट आवर्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, एरिया, फ्लोर एरिया हो सकता है। तो ये बेसिस तो जस्ट रेशो है जिसकी रेशो में हम इस एफओएच को बांट रहे हैं। तो इस इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशो में इसलिए बांटा क्योंकि इन्हीं को तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा डायरेक्ट लेबर होगी उन्हीं के सपोर्ट में उतनी ज्यादा इनडायरेक्ट लेबर होगी, इसलिए इस रेशो में बांट दिया। कितना कितना? 18,000, 24,000, 9,600, 2,400, 6,000। जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन होते, फिर उसकी बेस पे भी बांट सकते थे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए होते तो हम उसकी बेस पे भी बांट सकते थे। यानी इस सवाल में सेम सवाल होता और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी दिए होते, तो जिस स्टूडेंट ने इसकी रेशियो में बांटा होता वो भी सही होता, जिसने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशियो में बांटा होता वो भी सही होता। अच्छा, ये ना, ये चूंकि मैं ओवरहेड्स का बस आखिरी सवाल करा रहा हूं, तो अब आप जो भी ये काम करना चाहे, अब सारे सवालों पे गौर करना और जिस जिस ओवरहेड की जो जो बेसिस ली गई हैं उन पे गौर करके अगर कोई अपनी समरी बनाना चाहे, आप, मैं नहीं, ये आपने खुद अपनी अकल से सोचना है। उसकी समरी बनाना कोई चाहे तो जरूर बनाए, उस समरी पे खुद गौर करे कि अच्छा ये लिंक बन रहा है, क्योंकि जब आप एक चीज इकट्ठी करते हैं ना फिर पूरी पिक्चर नजर आती है। तो वो समरी बनाए, जो भी समरी बनाए, और वो मुझसे समरी अप्रूव करवाए पहले, फिर उसके बाद वो जरूर समरी को यूज कर ले। लेकिन ये आपने करना है, ये नहीं करना कि यार कोई एक करके मुझसे भी शेयर कर लो, नहीं। अगर दूसरे की मेहनत शेयर करनी होती तो मैं पहले दिन आपको लिस्ट दे देता, बच्चों ये याद कर लो। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं। अब हर स्टूडेंट जो करना चाहे वो इन सारे सवालों में जो जो खर्चे जिस जिस बेस पे बांटे हुए थे उनको समराइज करके एक कागज पे लिख ले। जैसे जिस जिस सवाल में कभी आप देखेंगे फ्लोर एरिया पे बांटी हुई है कोई चीज, कभी वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बांटी हुई है, कभी वो किसी चीज पे बांटी हुई है, तो एक बार आप सारा चैप्टर एक समरी में लाएं सामने। जब एक पेज सामने आ जाएगा ना, फिर आपको और पिक्चर पता चलेगी, फिर और बेहतरी होगी। मैंने ये बात कही है कि आप एक खर्चा लेंगे, मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस। अब आप देखेंगे सवाल के अंदर कभी इसके ऊपर बेस फ्लोर एरिया ली होगी, कभी कॉस्ट ऑफ एसेट लिए होंगे, एक आप लें डेप्रिसिएशन, फिर देखें कभी आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, फिर आप देखेंगे कभी मशीन आवर्स हैं, कभी नेट बुक वैल्यू है। इस तरह की समरी कह रहा हूं। जब आप ये समरी अपने सामने अपने लिए खुद ढूंढ के बनाएंगे ना, फिर आप इन पे गौर करेंगे तो आपको इसका इन सबसे रिलेशन बेहतर समझ आएगा। ये हर इंडिविजुअल ने खुद ही करना है, अगर करना है तो। ये नहीं करना कि कोई ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे, यार किसी ने आज का लेक्चर नोट किया तो शेयर कर दे, आप बाकी करने के आते हैं यहां पर।
ये बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं ग्रुप के अंदर। रिकॉर्डिंग वाले भी यही काम करते हैं, भाई किसी ने फलाना लेक्चर नोट किया तो वो शेयर कर ले। फिजिकल क्लास में तकरीबन हर रोज के हिसाब से मैसेजेस होते हैं कि आज का लेक्चर कोई शेयर कर दे, कोई लेक्चर नोट्स बनाए। बेटे अपने पे भरोसा करो ना, जो लिख रहे हो वो आप, अगर आपको अपने लिखे पे भरोसा नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो लिखेंगे और पेपर मार्क करने वाला उसको मार्क कर लेगा? आप ही नहीं मुतमईन अपने लिखे हुए से, तो पेपर मार्क करने वाला मुतमईन भी हो जाएगा और पास भी कर देगा, फिर कहेंगे आई क्या पास नहीं करता। तो इसलिए आप लोग अपने लिखे हुए पे भरोसा करें, लिखें, खुद लिखा करें चीजें। डायरेक्ट वेजेस, ये मैंने यहां क्यों लिख दी? ये जो भी बात लिखाई है, नहीं उल्टा नहीं किया। अरे यार, इनडायरेक्ट वेजेस तो हो गई बात। अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया है कि अगर सवाल में आपको एसडीज के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है तो वो सवाल के लिए, पूरी फैक्ट्री के लिए एफओएच है, इसलिए ये मैंने एफओएच ही लिखे है। तो डायरेक्ट वेजेस भी लिखे, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये तीनों पीडीज हैं। तो जो पीडीज के अंदर डायरेक्ट वेजेस है वो तो वाकई असली वाली डायरेक्ट वेजेस है। जो एसडी के अंदर डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई थी वो बस उस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्ती डायरेक्ट इनडायरेक्ट तोड़ा हुआ था, फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एफओएच ही है। आगे जनरल लाइटिंग, ये जनरल ना भी लिखा होता फिर भी ये लाइटिंग का मतलब पंखे लाइटें ही हैं। अच्छा आप देखिए, अब तक हम लोग ये पंखे लाइटों वाली बिजली को किस रेशो में बांटते थे? फ्लोर एरिया। क्यों? अजम्पशन क्या थी कि जितनी ज्यादा जगह होगी उतने ज्यादा पंखे लाइटें होंगे। अब इसमें आपको बता दिया कितने पंखे लाइटें हैं, लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स नहीं है, तो आपको बता दिया कितने पंखे लाइटें हैं, तो अब भी फ्लोर एरिया पे बांटे? नहीं, अब लाइट पॉइंट्स की रेशो में बांटेंगे। जी टोटल कितना? 75,000। नंबर्स, तादाद, मतलब ये जैसे नंबर लिखते हैं हम, तादाद के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं ना, तो नंबर ये वो तादाद है। ये जो लाइट पॉइंट्स के आगे एनओएस लिखा हुआ है, ये नंबर्स जो हम, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ फलाना, तो ये तादाद है उनकी कि 10 लाइट पॉइंट्स हैं, 20 लाइट पॉइंट्स हैं, 15 लाइट पॉइंट्स हैं, तो इनकी तादाद है। तो इस तादाद की रेशो में बांट दें। 12500, 25,000, 18750, 62500, 12500। आगे पावर, पावर के लिए पावर कंज्यूम किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स कितनी है टोटल? 150,000, 15,000, 90,000, 30, 15, 0। Depreciation, cost of machinery, total 50, 1 lakh. 10,000, 20,000. 15. 5,000, बस।
तो टोटल तो करें ना। 75 इसका 75 9 00 186 200 90350 90350 5025 5025 0 45 45 300 secondary apportionment. सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, वन वे सपोर्ट, टू वे सपोर्ट, वन वे। तो फिर पहले किसको बांटे? स्टोरेज को, स्टोरेज को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज को। तो स्टोरेज को बांट लेंगे कितनी रेशो? 10 30 40 20। यहां से निकल जाएगा 50250, यहाँ आ जाएगा 5025 10050 और 20100 और ये बन जाएगा 15075। अब बांट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, और डिस्ट्रीब्यूशन को कितना कितना बांटना है? 20 50 30 और डिस्ट्रीब्यूशन में जमा हो गया हुआ है 55 350। डबल 1 70 27 670 5 है 16605। चले यहाँ तक नोट करें, फिर मैंने कैमरे को वहां ले जाना है। जी टोटल 9199 ये आखिर से बता दें ताकि 1270 22 89 950 91 995 बस बस
अच्छा, अब इसको पर आवर करना है तो लेबर आवर्स इसके कितने 1533 हैं शायद 3577 1815 तो ओवरहेड पर आवर बन गया 60 70 और जहां से बात शुरू की थी ओवरहेड पर यूनिट इस डिपार्टमेंट में एक बॉटल के लिए ओवरहेड पर यूनिट यानी ओवरहेड पर बॉटल कितने घंटे लगते हैं कितने तो इस 60 पर आवर को पर बॉटल कैसे बनाए मल्टीप्लाई बाय 0.1 6 जैम मेकिंग में एक यूनिट बनाने के लिए तो फिर इस पर आर को पर बॉटल कैसे बनाए बॉटलिंग में एक बॉटल के लिए तो फिर इस पर आर को पर यूनिट पर बॉटल कैसे बनाए 10 पॉइंट तो एक यूनिट के लिए बन गया 93 नहीं यार 30 32.5 चलिए तो ये आ गया 32.5 ये क्या बन गया 93.5 और ये 93.5 11 ये था जी 16 नंबर ऑटम 17 होमवर्क दिया था उसमें मुझे उम्मीद है कोई मसले वाली बात नहीं है अगर किसी ने किया है अगर तो कोई मसला नहीं अगर किया है टाइम नहीं मिला किया हो गया सर ये बस ये बोल रहा है कि एक्चुअल को अप्लाइड को एक्चुअल से करना पड़ेगा एक्चुअल से कंपेयर करना पहले अप्लाइड लिखना फिर नीचे एक्चुअल को इसको चलें एक सवाल और खोलें अभी टाइम है हम कर रहे हैं सवाल है कोई बात मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हैं बस और कोई है ही नहीं क्लास बस मैं हूँ और आप हैं कोई बात नहीं कोई बात कोई बात ऑटम 2010 अटेम्प्ट है अच्छा ये जो ओवरहेड्स के सवाल किए ना ये
और वो जो ऑटम 17 होमवर्क और जो उससे पहले किए मैं, बहुत है ये बहुत है। जितने क्लास में किए, जितने होमवर्क किए, ये काफी है। अगर और भी कोई 2-4 हुए जो कि चांस कम ही है, सारे ही हमने तकरीबन कर लिए हैं। हुए भी तो कोई पुराने से होंगे, जितने कर लिए वो बहुत हैं। फिर भी अगर किसी को कहीं से ओवरहेड्स के सवाल मिल रहे हो तो पहले वो मुझसे चेक करा लेना, पता नहीं ओवरहेड्स के हैं भी कि नहीं है। तो इसलिए वैसे जितने सवाल किए हैं वो काफी हैं। फिर भी अगर कोई और करना चाहे, किसी के पास पैक की बुक में और सवाल मिल रहे हो, किसी और कॉलेज की बुक में मिल रहे हो, तो मुझसे पहले कंफर्म कर लेना कि वाकई ओवरहेड्स के हैं भी कि नहीं है। अच्छा, अब आप आइए हेडिंग दे लें एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग नहीं, सॉरी, और होती है बताता हूं जी। नया चैप्टर है, क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बताऊंगा ये होता क्या है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग दे लें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर आईकैप के हिसाब से देखेंगे तो चौथा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये क्या चीज है, इस चैप्टर में क्या करना है, वो एक सवाल के बाद बताऊंगा। पहले सवाल करते हैं, और पूरा नहीं होगा ऑब्वियसली सवाल, लेकिन जितना अधूरा आज होगा कल पूरा, फिर कल बताऊंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या, और बता के खत्म हो जाएगा चैप्टर है। वो तो मैंने खुद बनाया था ना। अब एक पास्ट नंबर का सवाल करते हैं। सवाल खोल लीजिए आप, ऑटम 2010 अटेम्प्ट है और उसका क्वेश्चन 1, ऑटम 2010 जी, ऑटम 2010 अटेम्प्ट है। ये किस में कंपाइल हुआ? नहीं, ये अटेम्प्ट वाइज है कि टॉपिक वाइज? तो ये कहाँ क्लब किया हुआ इन्होंने? ओवरहेड में? हाँ, लगे ओवरहेड का सवाल नहीं है। जी जी, क्या हुआ? सर इसमें ये क्या है? तो चैप्टर की वो ऑलरेडी सर कौन सा सर इसमें? पैक की बुक में ना, बताता हूँ। पैक की बुक में पेज 71। पैक की बुक में पेज 71, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, एहसन एंटरप्राइजेस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 दिखाता हूँ, उसमें भी दिखाता हूँ, पुरानी में भी बताता हूँ। ये नहीं है, ये पुरानी में प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 होगा। पैक की बुक में पेज 71, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, आई कैप लिखा हुआ आगे, इसके साथ अटेम्प्ट लिख लें। ये क्वेश्चन 1 ऑटम 10 है, और ये ओवरहेड्स का नहीं है, एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड का है। नए चैप्टर की हेडिंग दे लें, टाइम का कोई मसला नहीं, खुला टाइम है आज हमारे पास, इसलिए बेफिक्र हो के आप हैं। नहीं, छुट्टी नहीं है। हाँ जी, R2 है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर 4 की हेडिंग दे ले, और ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल मैं सॉल्व करूंगा, अभी नहीं होगा पूरा सॉल्व, अभी छोड़ देता हूं थोड़ी देर तक। ये कल कंप्लीट करके फिर बताऊंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है, और बस फिर अल्लाह हाफिज हो जाएगा कल। इस चैप्टर को नहीं, अभी कंफर्म नहीं है वो, आई कैप की रिजल्ट की डेट नहीं कंफर्म, अभी कंफर्म नहीं है कि मंडे को छुट्टी है, अभी कंफर्म नहीं है। क्या हुआ? तो चलेगा, वो चलेगा फिर। अब है वो भी आज शाम को पता चल जाएगा, क्योंकि डिपेंड है रिजल्ट का, कल क्लास का, आज के जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक। क्योंकि अगर तो यहाँ से लाहौर से निकल गया तो फिर कल नॉर्मल क्लासेस है, फिर नॉर्मल है। ऑटम 10 क्वेश्चन 1 पढ़िए। जितना भी पूरा कर सकूंगा, पर सवाल तो पढ़े ना। छोटा था क्वेश्चन यार। पूरे पेज हटे जाओ।
छोटा सा सवाल है, देखो अल्फा बीटा गैमा 3 प्रोडक्ट्स हैं, बस इतनी सी बात थी। 50 का चाहिए अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लेटेस्ट, इसको ईयर कर लें, क्वार्टर को ईयर कर लें। वो सब में ना डेप्रिसिएशन, ये सवाल में भी इनफैक्ट गलती थी, डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम लिखा हुआ था, जबकि सोल्यूशन में इसी को ही यूज किया हुआ था। तो सवाल ही ठीक कर लेते हैं, हम सवाल ही चेंज कर लेते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर लिखा हुआ है ना, उसको ईयर कर लें, लेटेस्ट ईयर। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस, इसको ईयर कर लें। बस ये 2 क्वार्टर हैं जिनको मैंने ईयर करा दिया बस। पॉइंट नंबर 1 में पिछले ईयर का डाटा दिया हुआ है टोटल, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर अल्फा बीटा गैमा की इंफॉर्मेशन है, कितने यूनिट्स बनाए, कितने आवर्स एक यूनिट में, कितने मशीन आवर्स एक यूनिट में। पॉइंट नंबर 3 में और अदर इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 3 के नीचे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट बी क्या है? रिक्वायरमेंट बी, ए रहने दें, बी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओएआर पर यूनिट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो सारा डाटा है ये एक्चुअल है, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड से ली है, तो ये गुजरा हुआ पीरियड है, तो ये एक्चुअल डाटा है, इसलिए ओएआर का वर्ड नहीं यूज हुआ। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कही है फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन कैसे? बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल खर्चे, तीनों प्रोडक्ट्स में खर्चे एक एक करके बांटने, सारे खर्चे एक एक करके, जैसे मैंने पहले एक दफा सवाल ना खुद ही बना के कराया था, और ये कहा था सवाल को मैं रेफर करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। तो इसमें भी पार्ट बी में यही कहा हुआ है कि आपने इन खर्चों को एक एक करके सब प्रोडक्ट्स में बांटना है। तो पार्ट बी कर रहा हूं मैं पहले। पार्ट बी की 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 कर देता हूं, बाकी कल। ज्यादा हो गए 4? चलो बस सिर्फ एक खर्चा बांट देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो सारा डाटा है ये एक्चुअल है, ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड से ली है, तो ये गुजरा हुआ पीरियड है, तो ये एक्चुअल डाटा है, इसलिए ओएआर का वर्ड नहीं यूज हुआ। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कही है फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन कैसे? बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल खर्चे, तीनों प्रोडक्ट्स में खर्चे एक एक करके बांटने, सारे खर्चे एक एक करके, जैसे मैंने पहले एक दफा सवाल ना खुद ही बना के कराया था, और ये कहा था सवाल को मैं रेफर करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। तो इसमें भी पार्ट बी में यही कहा हुआ है कि आपने इन खर्चों को एक एक करके सब प्रोडक्ट्स में बांटना है। तो पार्ट बी कर रहा हूं मैं पहले। पार्ट बी की 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 कर देता हूं, बाकी कल। ज्यादा हो गए 4? चलो बस सिर्फ एक खर्चा बांट देता हूं, ठीक है, सिर्फ एक इनडायरेक्ट वेजेस बांट देता हूं बस। हाँ, लेकिन है तो इनडायरेक्ट वेजेस ही ना सिर्फ, बस सिर्फ इनडायरेक्ट वेजेस। देखो एक ही खर्चा, इनडायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन 1 ऑटम 10 पार्ट बी।
खर्चे बांटने हैं पीडीज में, एसडीज में, हैं जी, प्रोडक्ट्स में, अल्फा, बीटा और गैमा। रुपीज है, मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है? रुपीज है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल बांट दूं, डायरेक्ट लेबर नहीं, इनडायरेक्ट वेजेस, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है ना। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस में सबसे पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। मशीन मेंटेनेंस के लोगों की इनडायरेक्ट वेजेस हैं। अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है कि प्रोडक्ट्स में इनको किस तरह से बांटना चाहिए? मशीन की मेंटेनेंस है, मशीन की मेंटेनेंस, मशीन आवर्स या कॉस्ट ऑफ मशीन? मशीन मेंटेनेंस, मशीन आवर्स, डेप्रिसिएशन होगी तो वो कॉस्ट ऑफ मशीन। मेंटेनेंस का ताल्लुक है मशीन जितनी ज्यादा देर चलेगी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस होगी। तो मेंटेनेंस मशीन की मशीन आवर्स की रेशो में, मशीन आवर्स, तो इसको बांट देते हैं मशीन आवर्स की रेशो में। कहां है मशीन आवर्स? दूसरे टेबल में है 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 की रेशो में बांट दें, 6, 8, 10 की रेशो में। 6, 8, 10 तो एक यूनिट के आवर्स इतने लगते हैं। हमने टोटल मेंटेनेंस के वेजेस को बांटना है, तो टोटल मेंटेनेंस आवर्स, टोटल मशीन आवर्स। ये पहले भी एक दो दफा बात की है कि हमने अगर एक खर्चे को बांटना है तो किसी टोटल एक्टिविटी की रेशो में बांटना है। तो इसको मशीन आवर्स में बांटेंगे, बिल्कुल मशीन आवर्स में ही बांटेंगे, लेकिन 6, 8, 10 की रेशो में नहीं बांटेंगे। अल्फा के एक यूनिट में 6 घंटे लगते हैं, टोटल कितने यूनिट्स बनाए? 12,000, तो 72,000। बी के एक यूनिट में 8 घंटे लगते हैं, 20,000 बनाए हैं, 160। जी के एक यूनिट में 10 घंटे लगते हैं, 45,000 बनाए हैं, 450। ये है मशीन आवर्स जिनकी रेशो में बांटना है। 682 इस रेशो में बांटना है। तो मशीन मेंटेनेंस की वेजेस हैं कितनी? 6 लाख। इस 6 लाख को इस रेशो में बांटना है। 63343 14076 395 895। क्या हो गया, नाराज हो गए? है बस करें फिर, चले मशीन मेंटेनेंस बस। स्टोर्स, स्टोर्स डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट वेजेस हैं, यानी स्टोर के लोगों की जो स्टोर में वर्कर्स हैं उनकी इनडायरेक्ट वेजेस हैं। स्टोर वाले क्या कर रहे हैं? मटेरियल उठा के रख रहे हैं, मटेरियल उठा के दे रहे हैं। तो स्टोर्स के लोगों की वेजेस के लिए अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है? स्टोर्स के लोग मटेरियल उठा के रख रहे हैं, मटेरियल उठा के दे रहे हैं। मटेरियल का स्टोर है, मटेरियल का स्टोर है। उस मटेरियल के स्टोर में मटेरियल खरीद के लाते हैं, स्टोर में रखते हैं। फिर जब मटेरियल को प्रोडक्शन में इशू करना होता होगा तो स्टोर से उठा के दे देते हैं। तो अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है? स्पेस यूटिलाइज्ड। क्यों स्टोर कंजम्पशन? स्टोर कंजम्पशन क्यों? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। स्टोर कंजम्पशन आखिरी टेबल में दी हुई है एक लाइन। स्टोर कंजम्पशन का मतलब है रुपए, ये जो रुपए दिए हैं कि स्टोर से कितना मटेरियल उठा के कंज्यूम किया है। लेबर आर्ट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन करते हुए हो रहे होंगे ना, कि ए बनाते हुए कितनी देर लगती है, बी बनाते हुए कितनी देर लगती है। स्टोर वाला क्या कर रहा है? वो मटेरियल उठा के दे रहा है। तो जितनी प्रोडक्ट के बार बार डिमांड आई होगी उतना मटेरियल उसने उठा के उस प्रोडक्ट का दिया होगा। तो स्टोर में तो काम ही यही है कि वो मटेरियल उठा के रख रहे हैं और मटेरियल उठा के दे रहे हैं। तो स्टोर कंजम्पशन का मतलब है कि कितने रुपए का मटेरियल, कितने रुपए का सामान कंज्यूम हुआ, यानी इस्तेमाल हुआ। तो जिस प्रोडक्ट के लिए जितने ज्यादा स्टोर कंज्यूम हुआ उतना ज्यादा उन वर्कर्स ने स्टोर से उठा के सामान दिया होगा। अगर ये ना होता तो फिर कुछ और भी बेस्ट हो सकता था, लेकिन फिर हम लोग प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे बांट देते कि जिसके जितने ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं
उसका उतना सारा सामान उठा के दिया होना था, फिर हम यूनिट्स की बेस पे बांट देते। तो स्टोर कंजम्पशन की बेस पे, स्टोर कंजम्पशन लास्ट टेबल में दिया हुआ है, उस रेशो में टोटल कितनी है 360, लास्ट टेबल में दिए हैं स्टोर कंजम्पशन। स्टोर कंजम्पशन का मतलब है इतने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ। ये स्टोर्स का जो वर्ड है ना, स्टोर्स, ये मटेरियल जरूरी नहीं डायरेक्ट मटेरियल ही हो, ये इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। स्टोर्स की चीजें इस्तेमाल होना, 14400 5400 16200। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद क्या है, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। क्लीनिंग बता देता हूं बस, बाकी कल करते हैं। क्लीनिंग, ये क्या होगा जी? अच्छा, मशीन की मेंटेनेंस तो अलग है, तो फिर मशीन की क्लीनिंग तो ये नहीं है, ये जगह की क्लीनिंग होगी। तो उसके लिए क्या बेस्ट है, फैक्ट्री स्पेस। तो क्वालिटी कंट्रोल कल बताता हूं, और बस ये क्लीनिंग करके एंड कर देता हूं क्लास। स्पेस यूटिलाइज्ड, टोटल क्लीनिंग वालों की इनडायरेक्ट वेजेस 4 लाख, और स्पेस की बेस पे बांट दें 160 140 और 1 लाख। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इसको पूरा करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।